नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के दिग्गज कमलेश्वर की एक बेहद ही तीखी और शानदार व्यंग्य कथा के बारे में, जॉर्ज पंचम की नाक। अगर आप परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं या बस इस कहानी की गहराई को समझना चाहते हैं, तो हमने इसे 5 प्रमुख घटनाक्रमों में बांटा है ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कहानी आज़ादी के ठीक बाद की उस भारत की है जहां हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन हमारी नौकरशाही की मानसिकता कहीं न कहीं उसी पुरानी गुलामी और चाटुकारिता में फंसी हुई थी। अब जरा सोचिए, आज़ाद भारत में एक विदेशी शासक की पत्थर की नाक अचानक से पूरे देश की इज्जत का सवाल कैसे बन गई। हमारे यहाँ नाक हमेशा से मान सम्मान का प्रतीक रही है ना? हम अक्सर कहते हैं नाक कट गई यानी इज्जत चली गई। कमलेश्वर जी ने बस इसी आम से मुहावरे को पकड़ा और इस पूरी कहानी की बुनियाद रख दी। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक बेजान सी मूर्ति की टूटी हुई नाक ने पूरे सरकारी तंत्र की रातों की नींद उड़ाकर रख दी। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, रानी का शाही आगमन। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इवेंट से। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाली थीं और यकीन मानिए उस वक्त का मीडिया इस दौरे को लेकर एक अजीब से पागलपन के दौर से गुजर रहा था। लंदन के अखबारों की खबरें यहाँ के अखबारों की सुर्खियां बन रही थीं। मतलब रानी का दर्जी इस बात से परेशान था कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पहनेंगी क्या। हद तो तब हो गई जब अखबारों में रानी के हल्के नीले रंग के रेशमी सूट की कीमत छपने लगी, करीब 400 पाउंड। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रानी के बावर्ची, उनके अंगरक्षकों की जीवनियां और तो और शाही महल के कुत्तों तक की जन्मपत्रियां छापी जा रही थीं। ये सब चीख चीख कर बता रहा था कि आज़ाद होने के बावजूद हम दिमागी तौर पर कितने गुलाम थे। खैर, रानी के स्वागत के लिए नई दिल्ली पूरी तरह सज धज कर तैयार हो रही थी। सड़कें चमका दी गई, इमारतें ऐसी सज गईं जैसे कोई जवान लड़की हो। लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा बॉम्ब फूटता है। इंडिया गेट के ठीक सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक ही गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार गश्त लगाते रह गए और कोई मूर्ति की नाक उड़ा ले गया। नई दिल्ली में सब कुछ परफेक्ट था, बस उस जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, मूर्ति की गायब नाक और अधिकारियों में मचा हड़कंप। नाक गायब होने की खबर फैलते ही सरकारी तंत्र में तो जैसे भूचाल आ गया। उन अफसरों के लिए ये महज पत्थर का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि उनकी अपनी इज्जत थी जो रानी के आने से पहले दांव पर लग चुकी थी। आनन फानन में एक आपातकालीन हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। सबके चेहरे उतरे हुए, एकदम बदहवास। वहां मौजूद हर शख्स को यही लग रहा था कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो समझो हमारी भी नाक कट गई। रानी आए और मूर्ति पर नाक ही ना हो, ये तो सीधा सीधा नेशनल बेइज्जती वाला मामला था। अब इस बवाल का हल निकालने के लिए पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की पुरानी फाइलों को खंगाला गया ताकि ये पता चले कि ये मूर्ति आखिर कब और किस पत्थर से बनी थी। लेकिन नतीजा क्या निकला पता है? एक क्लर्क बेचारा कांपते हुए आके कहता है, सर मेरी खाता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। ये एक लाइन हमारी सरकारी व्यवस्था, उसकी अक्षमता और लाल फीता शाही पर एक ऐसा करारा तमाचा है कि क्या ही कहने। फाइलों से तो कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब आता है तीसरा पड़ाव, विदेशी पत्थर की तलाश। जुगाड़ लगाने के लिए फौरन एक मूर्तिकार को दिल्ली बुलाया गया। ये कलाकार था तो अच्छा, लेकिन पैसों के मामले में थोड़ा लाचार था। उसने अफसरों के लटके हुए चेहरे देखे और तुरंत वादा कर दिया कि नाक लग जाएगी, बस उसे वो पत्थर लाकर दे दो जिससे ये मूर्ति बनी थी। फिर क्या था? मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के हर एक पहाड़, हर पत्थर की खान का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो हताश होकर लौट आया। उसने सिर झुकाकर बताया कि इस किस्म का पत्थर तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं है ही नहीं, ये पत्थर विदेशी है। मूर्तिकार की ये बात सुनते ही कमेटी का सभापति गुस्से से आग बबूला हो गया। वो चिल्लाया, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें तो हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो ये पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? इसमें छिपा गहरा व्यंग देखिए। सभापति खुद ये बात मान रहा है कि आज़ाद भारत अंदर तक विदेशी रंग में रंगा हुआ है और उसे बस इस बात की खुन्नस है कि एक विदेशी पत्थर कैसे नहीं मिल रहा। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही स्याह यानी डार्क मोड़ लेती है। हमारा चौथा पड़ाव, महान भारतीयों की नाक। मूर्तिकार की आंखों में अचानक एक चमक आई।
उसने कमरे के दरवाजे बंद करवाए और एक बेहद ही गुप्त और अजीब सा सुझाव दिया। उसने कहा, क्यों न देश के महान नेताओं की मूर्तियों में से किसी एक की नाक उतारकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर फिट कर दी जाए। कमेटी ने इसकी इजाजत दे दी और फिर मूर्तिकार नाक का नाप लेकर पूरे देश के दौरे पर निकल पड़ा। वो बम्बई गया, जहां उसने दादाभाई नौरोजी और शिवाजी की मूर्तियों को परखा। वहां से गुजरात जाकर गांधी और पटेल की मूर्तियों के पास गया। फिर बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियों का नाप लिया और अंत में पंजाब पहुंचकर लाला लाजपत राय और भगत सिंह की मूर्तियों की नाक भी नापी। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? मूर्तिकार ने दिल्ली लौटकर एक बहुत ही कमाल की बात बताई। उसने कहा कि उसने पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर ली, लेकिन सभी भारतीय नेताओं की नाक उस जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अब यहाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है। नाक बड़ी होने का सीधा सा अर्थ है कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का जो सम्मान था, उनका जो बलिदान और कद था, वो उस विदेशी शासक जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक बड़ा और महान था। जॉर्ज पंचम की औकात उनके सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन मूर्तिकार की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। वो बिहार सचिवालय के सामने सन 42 के आंदोलन में शहीद हुए उन छोटे छोटे बच्चों की मूर्तियों के पास भी गया। उसे लगा शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, लेकिन नहीं। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि उन शहीद बच्चों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं अधिक बड़ी थीं। ये प्रतीकात्मकता का एकदम चरम है। हमारे देश के उन मासूम शहीद बच्चों का सम्मान भी उस कॉलोनियल रूलर से बहुत बहुत बड़ा था। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के 5वें और अंतिम पड़ाव पर, जिंदा नाक और खामोशी। ये इस कहानी का सबसे खौफनाक फैसला था। राजधानी में तैयारियां बिल्कुल आखिरी दौर में थीं। मूर्ति को नहलाया गया, उस पर रोगन लगाया गया, लेकिन नाक अभी भी मिसिंग थी। तभी हार न मानने वाले मूर्तिकार ने एक बार फिर दरवाजे बंद करवाए और अपना सबसे खौफनाक आइडिया पेश किया। उसने कहा, देखिए, नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ की आबादी में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। जरा सोचिए, देश के 40 करोड़ नागरिकों में से किसी एक की असली नाक काटने का प्रस्ताव। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि कुछ देर के सन्नाटे के बाद उस कमेटी ने इसकी इजाजत दे भी दी। एक विदेशी शासक की पत्थर की नाक के लिए एक जिंदा हिंदुस्तानी की नाक की बलि चढ़ाने का फैसला हो गया। रातों रात एकदम गुपचुप तरीके से भयानक तैयारियां शुरू कर दी गई। मूर्ति के आसपास जो तालाब था उसे सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक में लगाई जाने वाली थी वो कहीं सूख न जाए। और ये सब कुछ जनता की नज़रों से पूरी तरह छिपाकर अंधेरे में किया गया। और अगले दिन अखबारों में क्या छपा? बस एक छोटी सी ठंडी सी लाइन छपी कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अखबारों ने इस क्रूर और बेहद शर्मनाक सच्चाई को पूरी तरह से छिपा लिया कि वो नाक किसी पत्थर की नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान की थी। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक और बात थी जो बहुत गहराई से गौर करने वाली थी। जिस दिन जॉर्ज पंचम को नाक लगाई गई, उस दिन पूरे देश में कोई हलचल नहीं हुई। कहीं किसी उद्घाटन की कोई खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई जनसभा नहीं हुई, किसी स्टेशन पर कोई स्वागत समारोह नहीं हुआ और अखबार में किसी का कोई ताज़ा चित्र तक नहीं छपा। हर तरफ बस एक बहुत ही गहरा, चुभने वाला मौन था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वो भी बुद्ध के लिए। अखबारों का ये जो सन्नाटा था ना, वो दरअसल एक मूक विरोध था। ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक शर्मिंदगी का प्रतीक था। एक पत्थर की मूर्ति की नाक बचाने के चक्कर में पूरे देश की नाक यानी इज्जत कट गई थी। अखबारों की ये खामोशी चीख चीख कर सवाल कर रही थी कि आज़ाद भारत में अपने ही नागरिक की बलि चढ़ाकर हम आखिर आज़ाद कैसे हुए? अंत में ये पूरी चर्चा हमें इस झकझोर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, अगर एक विदेशी मूर्ति को ही नाक चाहिए थी तो पूरे देश की इज्जत कैसे कट गई? कमलेश्वर का ये शानदार व्यंग हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम सच में वैचारिक रूप से आज़ाद हो पाए हैं, या आज भी हम किसी न किसी रूप में उसी पुरानी कॉलोनियल मानसिकता, उसी दिखावे के गुलाम हैं। ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।